Assalamualaikum students. Let's start our week 8 of Object-Oriented Programming in Java. इस वीक में हम पिछले जो हमने टॉपिक कवर किया था जी ऑप्शन पेन डायलॉग बॉक्सेस और रैपर क्लासेस उस पे एक एग्जांपल देखेंगे. उसके बाद हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस इन जावा. उसमें हम सुपर कीवर्ड को भी देखेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डिस्कस करेंगे. चलिए नाउ एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि हम इसी सिंपल जी ऑप्शन पेन के शो इनपुट डायलॉग बॉक्स को यूज करके ऐप टाइप छोटी सी ऐप टाइप इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, सो कोड बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है. इवन अगर आप खुद भी इस कोड को थोड़ा आहिस्ता करके समझने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 क्लासेस. ठीक है, पहली क्लास जो है वो टेस्ट डॉट जावा है जो कि मेन मेन्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रही है और उसका मेन मेन्यू मेथड जो है वो कॉल कर रही है. तो यहाँ मेन मेन्यू एम कैपिटल है और यहाँ पे एम स्मॉल है और दूसरा कैपिटल है. देन वी हैव मेन मेन्यू क्लास. ठीक है, जिसका कोड तकरीबन 35 लाइन पे मुश्तमिल है. देन वी हैव अ कैलकुलेटर क्लास. ठीक है, जिसका कोड जो है वो 58 लाइन पे मुश्तमिल है. तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. पहले हम मेन मेन्यू को समझते हैं क्योंकि हमारी जो प्रोग्राम का फ्लो है वो यही है कि हमारे पास मेन मेन्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसका मेन मेन्यू मेथड जो है वो कॉल हो रहा है. तो सबसे पहले मेन मेन्यू को चेक करते हैं. मेन मेन्यू क्या है? अच्छा, मेन मेन्यू क्लास के अंदर एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है विच इज ऑप्शन. ठीक है, और ऑप्शन जो है वो यूजर से ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि वो मेन्यू में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता है. देन मेन मेन्यू नाम का मेथड है जिसका काम ये है कि वो मेन मेन्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा. देन इसमें हमने एक डू लूप लगाया है. ठीक है, जो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ऑप्शन जो है वो 4 नहीं होता. ठीक है, यानी जैसे ही ऑप्शन 4 होगा मीन्स वी आर आस्किंग फॉर समथिंग टू स्टॉप. ठीक है, 4 ऑप्शन पे स्टॉप है, अदरवाइज ये चलता रहेगा. अच्छा, देन डू में हो क्या रहा है? ठीक है, ये हमने पहले भी साइन को समझ लिया. ठीक है, ऑप्शन जो है वो इंटीजर है, हमें इसमें इंट वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हम जे ऑप्शन पेन का शो इनपुट डायलॉग बॉक्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, और उसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं सेलेक्ट फ्रॉम दिस मेन्यू. ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम दिस मेन्यू देन प्लस. उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बैकस्लैश एन. बैकस्लैश एन क्या करेगा? न्यू लाइन पे लेकर आ जाएगा. ठीक है, न्यू लाइन पे आने के बाद 1 कैलकुलेटर प्रिंट होगा, अगेन बैकस्लैश एन, दोबारा न्यू लाइन. 2 कन्वर्टर, अगेन बैकस्लैश एन, दोबारा न्यू लाइन. 3 मार्कशीट. ठीक है, अच्छा अगर आप चाहो तो ये प्लस जरूरी नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा दो भले. ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, मेन मेन्यू, उसके बाद बैकस्लैश एन, 1 कैलकुलेटर, बैकस्लैश एन, 2 कन्वर्टर, बैकस्लैश एन, 3 मार्कशीट, बैकस्लैश एन, 4 एग्जिट. ठीक है, एक लाइन पे भी पूरा आ सकता है. तो हमने इसको अलग अलग लाइन में भेजा कैसे है? बैकस्लैश एन से. ठीक है, तो उसके बाद ये हमें ऑप्शन के लिए नीचे टेक्स्ट बॉक्स देगा जिसमें हम कुछ टाइप करेंगे. ठीक है, अच्छा फिर नीचे इसमें एंटर चॉइस भी हमने प्लस के साथ दे दिया है, इसको भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, डजंट मैटर. इस तरीके से इधर भी आ सकता है बैकस्लैश एन. ठीक है, अगर आप डबल बैकस्लैश एन करते हो तो 2 एंटर हो जाएंगे, एंटर योर चॉइस. ठीक है, ये पूरा का पूरा मैसेज जो है वो आपका एक ही इनपुट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट हो जाएगा. देन जो भी आप इनपुट दोगे पार्स इन फंक्शन क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में और ऑप्शन के अंदर वो सेव हो जाएगा. देन सिंपल हमारी स्विच स्टेटमेंट है. ठीक है, केस 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्विच स्टेटमेंट केस 1 है. ठीक है, तो केस 1 में क्या कर रहा है? कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. यानी अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है तो ये कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा C1 और C1 का मेन्यू जो है वो कॉल कर देगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा. अच्छा, केस 2 में हमने लिख दिया है मैसेज बॉक्स में सिर्फ कन्वर्टर. केस 3 में हमने लिख दिया है सिर्फ मार्कशीट. ठीक है, और केस 4 में हमने लिख दिया है थैंक यू फॉर यूजिंग और उसके बाद डिफॉल्ट में है इनवैलिड ऑप्शन. ठीक है, यानी आपसे वैल्यू दे सकते हैं 1 2 3 4 और उसके अलावा कोई वैल्यू दो तो आपको इनवैलिड ऑप्शन जो है वो प्रिंट कर दे.
पहले इतने को रन करते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेटर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेटर में क्या है। प्ले करें इसको। ठीक है, प्ले में आपका ये मेन्यू क्रिएट होकर सामने आ गया। ठीक है, इस मेन्यू में आपको अगेन सेलेक्ट फ्रॉम दिस मेन्यू तो बैकस्लैश है, 1 calculator बैकस्लैश, 2 converter बैकस्लैश, 3 marksheet बैकस्लैश, 4 exit, then double backslash and enter your choice. For example, your choice is 3, okay, तो ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है मार्कशीट। ठीक है, if your choice is 2 converter, तो ये प्रिंट कर रहा है कन्वर्टर। ठीक है, एंड इफ योर चॉइस इज 1 कैलकुलेटर, देन इसको असल कोड वहाँ पे फिलहाल हमारे पास हुआ ये है कि हमने कैलकुलेटर की और मार्कशीट की क्लासेस बनाई ही नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेटर और कन्वर्टर में फिलहाल हमने सिर्फ कर दिया है एक मैसेज प्रिंट हो जाए कन्वर्टर और मार्कशीट में एक मैसेज प्रिंट हो जाए मार्कशीट। तो कैलकुलेटर को भी हम नहीं चलाते। ठीक है, कैलकुलेटर की पहले हम क्लास देखते हैं, फिर इसको हम रन करेंगे। तो पहले हम ये देखें कि जब हमने केस 1 सेलेक्ट करते हैं और ये कैलकुलेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसका मेन्यू चलाता है तो उसमें है क्या। कैलकुलेटर क्लास दिखने में बहुत बड़ी है। अगेन इसको चलाने के लिए आपने मेन मेन्यू की क्लास अलग बनाई है, उसमें आपने जावा स्विंग जे ऑप्शन पेन इंपोर्ट किया है। कैलकुलेटर की क्लास अलग बनाई है, उसमें भी आपने जावा स्विंग जे ऑप्शन पेन इंपोर्ट करना है। दोनों जगह ये लाइन लिखोगे। इसमें जरूरत नहीं क्योंकि इसमें हमने जे ऑप्शन पेन का कोई भी मेथड यूज ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास 3 इंस्टेंस वेरिएबल है, n1 n2 एन ऑप्शन, और एक कैरेक्टर वेरिएबल है ch। उसके बाद हमारे पास मेन्यू का कोड है। मेन्यू का कोड अगेन एक डू का लूप है। ठीक है, डू का लूप अगेन वही सेम कमांड है जो हमने पीछे देखी है। ऑप्शन इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इन जे ऑप्शन में शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, और उसमें क्या करें, कैलकुलेटर बैकस्लैश n। ठीक है, यहाँ प्लस इसलिए कर दिया ताकि नीचे लाइन में आ सके, हम इसको विजिबल देख सकते हैं। बैकस्लैश n 1 ऐड। ठीक है, बैकस्लैश n 2 के आगे डॉट नहीं है, 1 डॉट ऐड, बैकस्लैश n 2 सब, बैकस्लैश n 3 मल्टी, बैकस्लैश n 4 डिवीजन, डिवीजन बैकस्लैश n 5 जो है वो बैक। ठीक है, अब इसके डू के लूप को देखते हैं। नंबर 1, इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ स्विच केस भी यूज किया, अब हमने इफ एल्स यूज किया। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि स्विच में कैसे काम करते हैं और इफ एल्स में किस तरीके से कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इफ ऑप्शन इज इक्वल टू 1 तो क्या करें, ऐड कर दे। एल्स इफ चेक करें, अगर ऑप्शन इज इक्वल टू 2 तो सब कर दे। एल्स इफ अगर ऑप्शन इज इक्वल टू 3 तो मल कर दे। अब ये ऐड सब मल क्या है, मेथड्स है, इनको नीचे देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 सेलेक्ट हो तो ऐड का मेथड कॉल हो, ऑप्शन 2 सेलेक्ट हो तो सब्ट्रैक्शन का मेथड कॉल हो, ऑप्शन 3 सेलेक्ट हो तो मल्टीप्लिकेशन का कॉल हो। इस तरह 4 पे डिवीजन है और ऑप्शन 5 पे क्या है, थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अदरवाइज अगर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वो बार बार हमसे ऑप्शन जो है वो लेता है। ठीक है, तो यानी ये लोग उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू जो है वो 5 के बराबर नहीं होगी। नहीं, अगर आप 1 2 3 4 दे रहे हो, इसमें हमने इनवैलिड ऑप्शन नहीं प्रिंट करवाया क्योंकि वो स्विच में पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन ये है कि ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप ऑप्शन 5 ना दो। ऑप्शन 5 दोगे तो वो थैंक यू फॉर कैलकुलेटर का मैसेज प्रिंट करवाएगा और लूप जो है वो एक्टिव हो जाएगा। देन वी हैव अ मेथड ऑफ इनिट। ठीक है, इनिट मेथड क्या करता है, n1 के अंदर वैल्यू लेता है और n2 के अंदर वैल्यू लेता है। क्या तरीका यूज किया है, वही शो इनपुट डायलॉग बॉक्स, एंटर फर्स्ट वैल्यू, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दे, पार्स एंड मेथड यूज करके इंटीजर डॉट पार्स एंड यूज करे और जो भी हम वैल्यू दें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके n1 में कॉपी कर दे। इस तरह हमने n2 की वैल्यू भी ले ली। देन ऐड का फंक्शन सबसे पहले इनिट को चलाए। ठीक है, यानी हम जो भी चॉइस सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ऐड सेलेक्ट किया, ठीक है, 1 आपने ऑप्शन लिया, तो क्या करेगा, ऐड का मेथड चलाएगा। ऐड का मेथड क्या करेगा, इनिट का मेथड चलाएगा। तो यानी जैसे ही ऐड का मेथड चलेगा पहले वो हमसे n1 और n2 की वैल्यू इनपुट लेगा, उसके बाद वही सेम तरीका n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्रिंट करके हमें स्क्रीन पे दे देगा कि n1 और n2 ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसके बाद ch इज इक्वल टू कैलकुलेट अगेन का एक ऑप्शन आएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे हम शो इनपुट डायलॉग बॉक्स दोबारा यूज कर रहे हैं, मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, कैलकुलेट अगेन यस और नो, और डॉट कैरेक्टर एट 0 जो है वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैरेक्टर एट 0 जो है वो स्ट्रिंग के आगे लगता है, ठीक है, यानी हम इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के आगे इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये पूरा शो ऑप्शन डायलॉग जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग बॉक्स क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वो जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसके आगे हम डॉट लगा के कैरेक्टर एट 0 जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगे, ठीक है, तो आप शॉर्टकट बजाय आप बड़ा मेथड यूज कर लो, और स्ट्रिंग टेम्प इज इक्वल टू जी ऑप्शन पेन कैलकुलेट अगेन, ठीक है, और आपको सिर्फ करेक्टर चाहिए तो आप ये कर दो टेम्प डॉट करेक्टर एट 0 ch is equals to temp dot character at 0. So this is a long way, क्योंकि आपने एक टेम्पररी स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैलकुलेट अगेन का आंसर है वो उसने स्टोर कर दिया, जैसे अब नो होगा, फिर उस स्ट्रिंग का कैरेक्टर एट 0 यानी इसका फर्स्ट कैरेक्टर हमने किसने स्टोर कर दिया, ch के अंदर, ठीक है। देन हम चेक कर रहे हैं कि अगर ch की वैल्यू स्मॉल वाई या कैपिटल वाई हो तो उसको दोबारा चलाए, यानी उस वक्त तक प्लस करता रहे जब तक हम बार बार यस करते हैं। सेम कोड सब्ट्रैक्ट का है, सेम कोड मल्टीप्लाई का है, और सेम कोड ही जो है वो डिवाइड का है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप दोबारा इनको देखोगे एक एक कोड को अपने पास आराम से, तो ये सेम कोड ही जो है वो नीचे बार बार रिपीट हो रहा है। ये फर्क सिर्फ ये एक में माइनस हो रहा है, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक में डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं, ठीक है, हमारे पास मेन्यू दोबारा आ गया, ठीक है, कैलकुलेटर कन्वर्टर मार्कशीट एंड एग्जिट। अब हम वन सेलेक्ट करते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में क्या हो रहा है, हमारी कैलकुलेटर वाला मेन्यू ओपन हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन एंड बैक, जो भी आप सेलेक्ट करो। 5 अगर सेलेक्ट करोगे तो वो बैक पे वापस कर जाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर का मैसेज आ गया, और दोबारा हमारे प्रीवियस मेन्यू की तरफ चला गया। तो दोबारा वन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐड है, हमने फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया, ऐड हो गया, फिर कैलकुलेट अगेन का मैसेज आ गया, ठीक है, यस या नो, अगर आप नो दोगे तो बैक पे दोबारा चला गया। मल्टीप्लाई सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो 2 3 6 भी डिस्प्ले हो गया, ठीक है। देन कैलकुलेट अगेन का मैसेज आ गया, अगर आप यस करोगे तो मल्टीप्लिकेशन दोबारा आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 5, सॉरी 4 4 4 4 16, ठीक है, ओके। अगर आप नो प्रेस करोगे तो वापस बैक पे चले जाओगे, ठीक है, डिवीजन आ गई, ठीक है, डिवीजन में आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, तो उसका आंसर जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। कैलकुलेट अगेन नो करोगे तो दोबारा बैक पे, 5 प्रेस करोगे तो बैक पे, थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, और 4 प्रेस करोगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। Okay, so I hope this makes your programming more interesting, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, वही चीजें हैं लेकिन सिर्फ कोड ज्यादा है, ठीक है। हमने जो पीछे एग्जांपल्स की हैं, ठीक है, उन्हीं का कॉम्बिनेशन पे जाकर ये एप्लीकेशन बनी हुई है, और इस एप्लीकेशन को प्लीज ध्यान से आप समझोगे अपने कोड को, या आपके हैंडआउट में भी दी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है जो आपने करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम अभी हमने डिस्कस किया, दैट प्रोग्राम नंबर 12 इन योर हैंडआउट, ठीक है, इसको आपने रन करना है, ठीक है, चलाना है, और उसके बाद के कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। फिर आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह कैलकुलेटर की क्लास बनी है, इस तरह आपने 2 क्लासेस और बनानी है। पहली क्लास जो है वो होगी कन्वर्टर की, और दूसरी क्लास जो होगी वो होगी मार्कशीट की, ठीक है। कोड उसी तरीके से आप करोगे जिस तरह कैलकुलेटर का कोड हुआ है। तो कन्वर्टर क्लास के अंदर अगेन आप 4 ऑप्शन दे देना, ठीक है, चॉइस के लिए, कि फॉर एग्जांपल पहले किलोग्राम टू पाउंड हो, या आवर्स टू मिनट में कन्वर्ट करे, या डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में करे, आपकी मर्जी है, कोई भी 4 क्वांटिटीज कन्वर्ट करने के लिए जो है वो कह दो, ठीक है। तो यहाँ किलोग्राम टू पाउंड, आवर्स टू मिनट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मैंने दिए हुए, पर आपकी मर्जी है, आप कोई भी 4 ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है, वो 4 ऑप्शन मेन्यू में दो,
और यूजर को कहो कि उसमें से कोई एक सेलेक्ट करे जिसमें कन्वर्जन हो, ठीक है। देन जिससे भी वो क्लिक करे, तो जिसका कैलकुलेटर में वो इनपुट मांगता है, ठीक है, उसमें तो दो इनपुट मांगता है, लेकिन इसमें इनपुट बॉक्स आए तो आपसे एक ही वैल्यू इनपुट ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट बनाया है, तो आपको फ़ारेनहाइट की या सेल्सियस की किसी एक की वैल्यू आपसे इनपुट ले और दूसरे में कन्वर्ट करके दे दे, ठीक है। यानी अगर आपने सेल्सियस में वैल्यू दी है तो वो कोई फार्मूला बीच में लगाए और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आपको आंसर दे दे। फार्मूलाज आपको नेट से मिल जाएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से कन्वर्जन होती है। कोई भी फोर क्वांटिटीज जो है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप मीटर टू यार्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप जो है वो माइल्स टू किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कन्वर्जन के लिए देख सकते हो नेट पे, ठीक है, जिनके कन्वर्जन मौजूद हो। कोई भी फोर कन्वर्जन देख के आपने इनपुट डायलॉग बॉक्स में एक इनपुट लेना है और उसको फिर वो दूसरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कोड का पैटर्न वहीं से देखोगे कैलकुलेटर वाली क्लास में से, जिस तरह उसमें कोड का पैटर्न है आप उसी तरह पैटर्न जो है वो यूज करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसका यूज करो, आप भले स्विच केस जो है वो यूज करो। देन आपने मार्कशीट की बनानी है, ठीक है। मार्कशीट में वो आपसे क्या करे कि मार्कशीट का जो प्रोग्राम करे उसका कोई मेन्यू ना हो, ठीक है। उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स का जो है वो आपसे मार्क्स इनपुट ले, ठीक है। उसके बाद 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स देने के बाद वो आपको टोटल परसेंटेज और ग्रेड ऑफ स्टूडेंट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है। यहाँ मैंने ये दिया हुआ है कि आप यूजर चॉइस करें कि आप किस सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको करना यही पड़ेगा, क्योंकि एक इनपुट डायलॉग बॉक्स है, आप इस तरह का मार्क्स तो नहीं इनपुट दे सकते। तो आप शुरू में भले एक चॉइस प्रिंट करवा दो, ठीक है, 5 सब्जेक्ट की, कि आप चूज करो। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलस के मार्क्स रखो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रखो, या कोई भी 5 सब्जेक्ट्स ले लो, ठीक है। जैसे ही आप 1 पे क्लिक करो तो आपसे पहले सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले, जब आप 2 पे क्लिक करो तो दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले, तो आप 3 पे क्लिक करो तो तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स। तो आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप 1 बाय 1 इनपुट डायलॉग बॉक्स कॉल करवाना चाहते हो, वो भी आपकी मर्जी है। ये पांचों जो है वो एक के बाद एक आपके सामने शो करता रहे और आपने 5 मार्क्स जो है वो इनपुट ले। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से चाहते हैं, ठीक है। आया मेन्यू दिखा के 1 बाय 1 इनपुट ले, या एक के बाद एक आपको इनपुट डायलॉग बॉक्स जो है वो शो करता जाए और आपसे इनपुट लेता जाए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन फाइनली वो क्या करे कि आपका टोटल स्टूडेंट का टोटल परसेंटेज और ग्रेड जो है वो शो करे। बाकी जो उनका नाम और वो चीज़ें अगर आप ऐड करवाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। आप इसको जितना जिस मार्कशीट जो है इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करो, लेकिन वो भी इन दो चीज़ों को यूज करके ही क्रिएट हो। एक इनपुट डायलॉग बॉक्स और दूसरा जो है वो आपका मैसेज डायलॉग जो है, उनको यूज करके ही इस एप्लीकेशन को आप कंप्लीट करोगे। तो आधी एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन जब आपने जो है वो कंप्लीट करनी है, तो जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी आप जब कन्वर्टर की क्लास बना लोगे और मार्कशीट की क्लास बना लोगे, तो आप इसी तरह इसका जो मेन मेन्यू था, ठीक है, मेन मेन्यू में हमने यहाँ पे केस 1 में कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब केस 2 के अंदर आप कन्वर्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कन्वर्टर का मेन्यू मेथड कॉल कर लो। केस 3 के अंदर आप मार्कशीट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मार्कशीट का मेन्यू मेथड कॉल कर लो। तो स्ट्रक्चर आप सेम ही रखो। फॉर एग्जांपल अगर ये कन्वर्टर क्लास है तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, एक ऑप्शन चाहिए होगा, और सी एच भले आप सेम रखो, लेकिन आप यहाँ पे दो वैल्यू के बजाय हमें एक ही वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि कन्वर्टर जो है वो एक वैल्यू इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट करके आंसर देगा। फिर फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1, यहाँ पे ऑप्शन आप दे दो, ठीक है, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड के बजाय जो कन्वर्जन आप करना चाहते हो वो कन्वर्जन तो, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 है तो एक मेथड चलाए, ऑप्शन 2 है तो दूसरा मेथड, तीसरा और चौथा मेथड, 4 मेथड्स आप चला सकते हो, क्योंकि इनिट का यहाँ पे मेथड इसलिए बनाया था क्योंकि इसको 2 इनपुट लेने थे। अगर आप 2 इनपुट नहीं है, अब आपके पास सिर्फ एक इनपुट है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल पहला मेथड जो है वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये आपका मेथड है और आपको एक इनपुट चाहिए, तो आप उस एक इनपुट को जो है वो उसी मेथड के अंदर इनिट मेथड की बजाय आप इनिट मेथड भले डिलीट कर दो, ना बनाओ,
ठीक है, उसी के अंदर आप इनपुट ले लो। ठीक है, उसके बाद उसका रिजल्ट जो है शो करवा दो। ठीक है, इसके बीच में आ, आपको रिजल्ट शो करवाने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ तो हमने सिंपल फार्मूला लगाया n+n2 n1+n2, लेकिन यहाँ पे आपको फिर फार्मूला फिट करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या फार्मूला लगे जिसकी वजह से वो वैल्यू, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाए। किलोग्राम टू पाउंड है जैसे, तो किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यू विल फाइंड द फार्मूला फ्रॉम इंटरनेट, और आप यहाँ पे इन फार्मूला को यूज कर सकते हो ताकि वो रिजल्ट जो है वो प्रिंट करें। इस तरह आपके सारे मेथड्स जो हैं वो तैयार होंगे, और हर एक मेथड को आप इस तरह इस साइज के अंदर जो है वो कॉल करवा सकते हो। यहाँ 5 ऑप्शन दिए हैं, पांचवा ऑप्शन सेम वही है, आप बीच 4 ऑप्शन देंगे, पांचवा ऑप्शन से एग्जिट फॉर यूजिंग, भले कोड को सेम रहने दो। ठीक है, इस तरह मार्कशीट के अंदर जो है, मार्कशीट का कोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मार्कशीट में आपको ये वेरिएबल 5 चाहिए होंगे, जैसे आपको 5 वेरिएबल चाहिए होंगे। अगर आपको ऑप्शन वाला सिस्टम रखना है तो ऑप्शन वाला रहने देना, वरना ये हो कि आपसे स्टार्टिंग में ही, ठीक है, आपको पहले तो मैसेज प्रिंट करवाएगा, प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके, ठीक है, शो इनपुट डायलॉग बॉक्स में, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हैं वो आपसे इस तरीके से लेना शुरू कर दें। और ये वाली जो कमांड नहीं, हमारी जहाँ पे हमने नंबर इनपुट किए थे, ठीक है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक एक करके जो है, जैसे यहाँ पे इनिट का मेथड जो है वो सिर्फ 2 इनपुट ले रहा है, आप इनिट के मेथड के अंदर ही यहाँ पे टोटल जो है वो 5 इनपुट कर दें। ठीक है, यानी पांचों सब्जेक्ट का जो है वो इनपुट जो है वो 1 बाय 1 आपसे इसी तरीके से लेता रहे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपको इसका ऑप्शन वाइज बनाना है, आप ऑप्शन वाइज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी ऑप्शन 1 सेलेक्ट करो, ठीक है, तो वो 1 मार्क्स का इनपुट ले ले। ठीक है, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करो तो वो दूसरे मार्क्स का इनपुट ले ले। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब सारे इनपुट ले ले, ठीक है, तो ऑप्शन 6 दे दो, जिसके अंदर रिजल्ट का दे दो, यू वांट टू सी द रिजल्ट। जिस तरीके से इसका मार्कशीट जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे बनाना चाहते हो। जो आपको बेहतर लगे, जो स्ट्रक्चर आपको बेहतर लगे, वो स्ट्रक्चर यूज करके आप मार्कशीट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। आई होप ये असाइनमेंट बनाने में आप एंजॉय करोगे, कि इसका आधा कोड गिवन है, बाकी आधा कोड जो है वो आपको करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थोड़ा बहुत। जस्ट टू हैव मोर क्लियर व्यू नाउ, इनहेरिटेंस जैसा कि हमने डिस्कस किया था इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास, और इस क्लास को क्रिएट करने के लिए आप एक प्रीवियस क्लास का कोड यूज कर सकते हो, जो कि प्री डिफाइंड क्लास हो सकती है या पहले से बनी बनाई क्लास हो सकती है। और वो एग्जिस्टिंग क्लास जो है, ठीक है, उसको यूज करते हुए, ठीक है, प्रोग्रामर जब एक न्यू क्लास क्रिएट करता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रीवियस डेटा मेंबर्स हैं और जो मेथड्स हैं वो न्यू क्लास के अंदर शामिल हो जाते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा मेथड्स या एक्स्ट्रा डेटा मेंबर्स भी अपनी न्यू क्लास में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हमें कोड को रीयूज करने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम टाइम बचा सकते हैं अपना, और अपने कोडिंग में अपने इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो फास्ट बना सकते हैं। नाउ बेसिकली इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैमल इज अ एनिमल, या डॉग इज अ मैमल, तो हैंस डॉग इज अ एनिमल एज वेल। ठीक है, इज अ रिलेशनशिप मीन्स कि हमेशा इसको इस तरीके से देखा जाता है कि एक चीज किसी दूसरी चीज का पार्ट हो। क्योंकि इनहेरिटेंस में हम डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो है वो अपने क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन को यूजली हम हायरार्कीज का नाम देते हैं। ठीक है, so there can be more than one levels in inheritance. We will discuss this in detail. और इन लेवल्स को जो है बेसिकली हायरार्की कहा जाता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का हमें फायदा क्या है कि हम रीयूज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस को जो कि पहले से बनी बनाई हो, ठीक है, या पहले से कोड गिवन हो, यू कैन यूज इट अगेन, यूज दैट कोड अगेन। वो कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ता, हम वो प्रीवियस कोड जो है वो इनहेरिट करते हैं अपनी न्यू क्लास के अंदर, एंड देन
हम सिर्फ उतना ही कोड लिखते हैं जितना हमें न्यू रिक्वायर्ड होता है। नाउ दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें पर्सन हमारे पास एक क्लास समझो ऑलरेडी मौजूद है। पर्सन के पास जो है वो नेम है, सरनेम है, एज है, जेंडर हो सकता है और एड्रेस हो सकता है। एंड देन मैथड्स के अंदर गेट डिटेल्स, जिसमें हम पर्सन की डिटेल्स देख सकें, एंड लॉगिन हो सकता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल टू गिव यू एन आइडिया। इसकी पर्सन क्लास इतनी छोटी नहीं होगी। एक्चुअल पर्सन क्लास में डेटा मेंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे और मेथड्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इनहेरिटेंस हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। नाउ देयर आर टू क्लासेस विच आर इनहेरिटिंग पर्सन। एक है स्टूडेंट क्लास और एक है टीचर क्लास। स्टूडेंट क्लास जो है उसके न्यू एट्रीब्यूट जो है वो है रोल नंबर, ग्रेड और बैच। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट क्लास में हमने एक नया मेथड ऐड कर दिया एनरोल का, तो वो किसी कोर्स में एनरोल हो सकता है। शो रिजल्ट के हम उसका रिजल्ट शो कर सकते हैं। एंड ऐड अटेंडेंस फॉर एग्जांपल कि हम उसकी अटेंडेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। बट जो प्रीवियसली पर्सन क्लास के मेंबर्स थे वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्लास के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो जब हम एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर नेम भी आ जाएगा जो कि पर्सन क्लास में है, सरनेम भी मिल सकता है, एज भी होगी, जेंडर भी होगा और एड्रेस भी होगा। इसके अलावा रोल नंबर, ग्रेड और बैच। फिर गेट डिटेल का मेथड हमें पर्सन क्लास से मिल गया, लॉक इन का मेथड हमें पर्सन क्लास से मिल गया, लेकिन इनरोल, ठीक है, शो रिजल्ट और ऐड अटेंडेंस जो है वो स्टूडेंट क्लास के अपने मेंबर फंक्शंस हैं या मेंबर मेथड्स हैं जो हमें उससे मिल गए। तो फायदा क्या होगा हमें कि जब हम पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ना सिर्फ अपनी क्लास का मेथड्स और डेटा मेंबर्स उसके पास होंगे, इसके साथ साथ उसके पास पर्सन क्लास के डेटा मेंबर्स और उसके मेथड्स भी शामिल होंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट क्लास को यूज करके हम क्रिएट करेंगे विल हैव मोर फंक्शनैलिटी। ठीक है, वो ज़्यादा फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करेगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। इसी तरह अगर टीचर का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें एम्प्लॉय नंबर ऐड हो जाएगा, उसका स्केल ऐड हो जाएगा, वो किस स्केल पे काम कर रहा है, उसकी सैलरी ऐड हो जाएगी। फिर असाइन कोर्स का एक मेथड हो सकता है जिसके थ्रू हम टीचर को असाइन करें कि वो कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, कैलकुलेट सैलरी जिससे उसकी सैलरी कैलकुलेट हो, प्रिंट पे स्लिप एंड मैनी मोर। ठीक है, अगेन ये जस्ट छोटी सी एग्जांपल है तो चीज़ें कम रखी हमने, लेकिन एक्चुअल में जब ये इम्प्लीमेंट होता होगा कोड के अंदर तो ये दो जो सब क्लासेस है इनमें इसके अच्छे खासे मेथड्स और अच्छे खासे डेटा मेंबर्स ऐड होते होंगे और इनके कॉमन जो एट्रीब्यूट्स या कॉमन मेथड्स हैं जो कि सुपर क्लास में है वो भी कहीं ज़्यादा होंगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इनहेरिटेंस आपको क्या फ़ायदा देती है कि आपके पास ये पर्सन क्लास जो है वो ऑलरेडी मौजूद होगी। ठीक है, आप उसको इनहेरिट करोगे। जब आप इनहेरिट करके अब ये स्टूडेंट क्लास क्रिएट करोगे, ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास में आप सिर्फ ये 3 मेथड का कोड लिखोगे, ये 3 डेटा मेंबर्स ऐड करोगे एंड यू विल हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ बोथ क्लासेस इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के अंदर जब आपको इनहेरिटेंस करनी होती है तो जो कॉन्सेप्ट है वो है एक सब क्लास का और एक सुपर क्लास का। ठीक है, सो द पर्सन इज योर सुपर क्लास, ठीक है, ये आपकी सुपर क्लास है और टीचर और स्टूडेंट जो है वो आपकी जो है ये दोनों क्लासेस जो हैं वो सब क्लासेस हैं। इसके अलावा जो इनकी टर्म यूज की जाती है, सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास ही बोलते हैं, सब क्लासेस को हम चाइल्ड क्लासेस ही बोलते हैं। इसके अलावा सुपर क्लास को हम बेस क्लास ही बोलते हैं और चाइल्ड क्लासेस को हम ड्राइव क्लासेस भी बोलते हैं। ये तीनों टर्म्स हैं वो इनके लिए यूज की जाती हैं। पर जावा में जनरली आप जब जहाँ जहाँ भी पढ़ोगे आपको सब क्लास और सुपर क्लास का जो है वो टर्मिनोलॉजी मिलेगी इसको यूज करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स में आप एक्सेस मॉडिफायर दोगे। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। देन क्लास का कीवर्ड आएगा, उसके बाद आपको अपनी क्लास का नाम देना है जो आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, देन आपको एक्सटेंड का कीवर्ड देना है।
और उसके पास सुपर क्लास नेम मीन्स वो क्लास जो कि ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, उसका नाम दोगे। तो क्लास क्रिएट करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, क्लास, क्लास नेम, एक्सटेंड कीवर्ड है, ठीक है, एंड देन सुपर क्लास जो कि ऑलरेडी मौजूद होगी या आपकी प्रीवियस क्लास, उसका आप नाम दे सकते हो कि किस क्लास को एक्सटेंड करके वो इस क्लास को क्रिएट करे। देन एज यूजुअल क्लास की बॉडी जो है उसी तरीके से बनेगी जैसे हम पहले काम करते रहे हैं। लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट। जो सब क्लास होती है, ठीक है, वो मेथड इनहेरिट करती है और फील्ड इनहेरिट करती है किसके, सुपर क्लास के। और सब क्लास कैन हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपर क्लास, सब क्लास कैन नॉट हैव मोर देन वन सुपर क्लास। इसकी दो सुपर क्लास नहीं हो सकती, सब क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास हो सकती है। बट more than one subclasses can inherit from a common superclass, मीन एक सुपर क्लास की एक से ज्यादा सब क्लासेस हो सकती हैं। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया है कि पर्सन जो है वो एक सुपर क्लास है, तो उसकी दो सब क्लासेस जो है वो हो सकती हैं। तो इट इज अलाउड इन जावा, इन एवरी इनहेरिटेंस, इन एवरी लैंग्वेज, कि आपके सुपर क्लास की जो है वो चाइल्ड एक से ज्यादा हो। बट इन जावा सब क्लास जो है उससे सिर्फ एक ही सुपर क्लास हो सकती है, पेरेंट सिर्फ एक हो सकता है। अच्छा, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास। क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सब क्लास का, तो उसके पास सारी प्रॉपर्टीज तो सुपर क्लास की होती हैं। तो इसके अलावा भी जब आप सब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो जावा के अंदर, तो वो सुपर क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है। उसको आप सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये कोड में जहाँ जहाँ हम पॉसिबल होगा ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जावा में एक पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, ऑल क्लासेस ऑफ जावा, इवन विथ द क्लासेस विच यू आर क्रिएटिंग, ठीक है, नई क्लासेस जो आप बनाते हो, भले आप उसमें इनहेरिटेंस करो या ना करो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट दे आर ऑल चाइल्ड क्लासेस ऑफ अ सिंगल क्लास विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लास। तो जावा की हर क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास की मेंबर होती है बाय डिफॉल्ट। ये ऐसे समझ लो कि देयर इज अ ग्रैंड 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 पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, और जावा में क्रिएट होने वाली सारी क्लासेस, इवन जितने भी पैकेजेस या जितनी भी क्लासेस अभी तक आप प्री डिफाइंड क्लासेस भी जो आप यूज कर सकते हो, वो सारी की सारी इस ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास होती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास इज अ ग्रैंड पेरेंट क्लास, और ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हर क्लास के ऑब्जेक्ट में पहचाना जा सकता है। उसको हम कोड के थ्रू भी आगे एग्जांपल्स में भी डिस्कस करेंगे। Okay, now let's do a simple example of inheritance. Okay. Okay, सिंपल एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक क्लास ए है जिसको हम खुद ही बना रहे हैं फिलहाल। फिलहाल जो इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल हम करेंगे उसमें हम सुपर क्लास भी खुद ही बनाएंगे, और जो चाइल्ड क्लास है वो भी हम खुद ही मॉनिटर करेंगे, ताकि सुपर क्लास हमारी खुद की बनाई हुई होगी तो हमें पता लगेगा कि कोड किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो क्लास ए के पास जो है वो दो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर आई एंड इंटीजर जे, एंड देन कंस्ट्रक्टर है जो आई को इनिशियलाइज कर रहा है 100 से और जे को इनिशियलाइज कर रहा है 200 से। देन वी हैव अ मेथड शो आई जे जो कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर की कमांड के थ्रू आई एंड जे को स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है। देन वी हैव क्रिएटेड अ क्लास बी। क्लास बी को क्रिएट करने के लिए आप लाइन इस तरीके से लिखोगे, क्लास बी एक्सटेंड ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी न्यू क्लास का नाम, और यहाँ पे आ जाएगा उस क्लास का नाम जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। तो आप करोगे यही, मैं शुरू के स्टेप से हर दफ़ा नहीं इंक्लूड कर रही कि आप किस तरीके से सोर्स पर जाके राइट क्लिक करके क्लासेस क्रिएट करोगे। तो हर क्लास का नाम आपने अकॉर्डिंगली रखना है, ये ए डॉट जावा है, बी डॉट जावा है और ये टेस्ट डॉट जावा है, ठीक है। तो तीनों क्लासेस जो है वो अलग अलग आप क्रिएट करोगे। तो क्लास बी के अंदर जो है वो अगेन कंस्ट्रक्टर है,
सॉरी क्लास बी के अंदर जो है वो एक न्यू डेटा मेंबर है के, एंड देन क्लास बी के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो के को इनिशियलाइज कर रहा है विद द वैल्यू ऑफ 3, एंड क्लास बी के अंदर जो मेथड है वो है शो के, ठीक है, जो के की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। उसके बाद क्लास बी में एक और मेथड हमने ऐड कर दिया है पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए, विच इज गिविंग यू द सम ऑफ आई जे एम के। So here we are accessing I and J, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, इसकी सुपर क्लास का पार्ट है। और ये I J जो सुपर क्लास पे है, ये सब क्लास के अंदर भी यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। रीजन ये है कि हमने इनको डिफॉल्ट मॉडिफायर रखा है, इसे कोई मॉडिफायर भी नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये इजीली इनहेरिट हो जाएंगे और एक्सेस होंगे। देन आपने टेस्ट क्लास के अंदर बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड जस्ट टू शो यू कि बी की फंक्शनैलिटी जो है वो शो आई जे भी मेथड कॉल कर सकेगा जो कि ए क्लास का है, शो के मेथड भी कॉल करेगा जो बी क्लास का है, और सब मेथड भी कॉल करेगा जो कि बी क्लास का है। तो ये वाला मेथड भी कॉल कर सकता है जो कि ए क्लास का है, और ये वाले मेथड भी कॉल कर सकता है जो कि दोनों बी क्लास में। तो इनहेरिटेंस आपको ये एबिलिटी देती है कि जो हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है ये ए क्लास की एबिलिटीज भी यूज करेगी, और अब इसके पास अपनी न्यू एबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो जो आप टेस्ट करोगे इसको बी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो वो आई और जे की वैल्यू भी प्रिंट करवा देगा, और के की वैल्यू भी प्रिंट करवा देगा, आई प्लस के जो है वो भी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। So just to show you that कि B का ऑब्जेक्ट is more powerful than A, क्योंकि उसके पास A की भी सारी फंक्शनैलिटीज है, प्लस उसके पास अपनी फंक्शनैलिटीज भी मौजूद है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। ऑलरेडी ये क्लास हम कर चुके हैं बॉक्स क्लास, जिसके अंदर डबल विड्थ, हाइट और डेप्थ तीन वेरिएबल्स थे। बॉक्स नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं और वो कॉपी बना सकता है, जो ऑब्जेक्ट हमने पास करवाया उसकी कॉपी बना सकता है विथ हाइट और डेप्थ में, उस ऑब्जेक्ट की विथ हाइट और डेप्थ कॉपी करके। इसके अलावा इसमें एक कंस्ट्रक्टर दूसरा है, ठीक है, डबल विड्थ, डबल हाइट, डबल डेप्थ ही हमने रखे हैं, और साथ में ये भी शो किया है दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, यानी जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में कॉपी हो जाए, ठीक है। ये हम ऑलरेडी क्लास डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं कर चुके हैं, इसलिए इसका मैं कोड दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। देन एक खाली कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो कि -1 से इनिशियलाइज करता है। फिर एक और कंस्ट्रक्टर है डबल लेंथ वाला, जो लेंथ की वैल्यू विड्थ, हाइट और डेप्थ में कॉपी कर सकता है। और एक जो मेथड है वो है वॉल्यूम, जो कि विड्थ, हाइट और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम रिटर्न कर सकता है। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास जिसका नाम है बॉक्स वेट, और वो एक्सटेंड कर रही है बॉक्स से, ठीक है, यानी बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज बॉक्स वेट के पास आ गई। इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, न्यू प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके पास डबल वेट नाम का एक वेरिएबल है जो कि बॉक्स का वेट अपने पास स्टोर कर सकता है। और इसमें हमने जो कंस्ट्रक्टर रखा है, ठीक है, बॉक्स वेट, वो 1 2 3 4 पैरामीटर है, विड्थ की, हाइट की, डेप्थ की, और एम जो हमने रख दिया है वो रख दिया है वेट के लिए। तो हम चारों जो मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। हम यहाँ इन मेंबर्स को इसलिए एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इन मेंबर्स की जो एक्सेस है वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सेस वाले जो मेंबर्स हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। ना डेमो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला क्लास है, जिसके अंदर हम बॉक्स वेट क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। उसके लिए कंस्ट्रक्टर भी हम बॉक्स वेट का जो कॉल कर रहे हैं वो चार वैल्यूज दे सकता है, पहला वेट है, फिर हाइट है, फिर डेप्थ है, एंड देन चौथा जो है वो वेट है। इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट की भी हमने वैल्यूज यहाँ पे दी है। देन हमने डबल वॉल्यूम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, और वॉल्यूम के अंदर माई बॉक्स 1 का वॉल्यूम स्टोर करवाया, एज यूजुअल वॉल्यूम को प्रिंट करवाया। इसके साथ में हमने माई बॉक्स 1 की वेट जो है वो डिस्प्ले करवाई। देन एक एम्प्टी लाइन, देन बॉक्स 2 का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। नाउ रिमेंबर कि ये वॉल्यूम का मेथड जो है वो बॉक्स क्लास के अंदर है,
लेकिन माई बॉक्स वन और माई बॉक्स टू जो है वो कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट है, बॉक्स स्टेट क्लास के ऑब्जेक्ट है। बट क्योंकि बॉक्स स्टेट क्लास एक्सटेंड कर रही है बॉक्स क्लास को, तो बॉक्स क्लास की सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन बाय बॉक्स टू का वॉल्यूम और माई बॉक्स टू का वेट जो हमने प्रिंट करवाया, ठीक है, इसको प्ले करते हैं। तो रिजल्ट में इसमें हमें पहले तो माई बॉक्स वन का वॉल्यूम प्रिंट कर दिया, ठीक है, और उसका वेट जो है वो प्रिंट कर दिया। उसके बाद माई बॉक्स टू का वॉल्यूम प्रिंट कर दिया और माई बॉक्स टू का वेट जो है वो प्रिंट कर दिया। नंबर वन, a subclass does not inherit constructors or private members of superclass। एक चीज के वो प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज के वो कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ सुपर क्लास का, ठीक है, अगर आप ये करने की कोशिश करोगे यू विल गेट एन एरर, ठीक है, एरर मिलेगा। और एरर जो है वो ये कह रहा है टाइप स्क्रैच कैन नॉट कन्वर्ट ए फ्रॉम बी। बेसिकली हम बी के ऑब्जेक्ट के साथ ए का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवा सकते। ओके, पॉइंट नंबर टू, इसने कहा कि प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट नहीं कर सकता। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दें आई और जे को, ठीक है, और इसको सही कर लेते हैं हम दोबारा, बी ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो रन करने की कोशिश करो, अगेन एरर आ गया। एरर ये है कि field A is not visible, sorry, A dot I is not visible and the field A dot J is not visible। ठीक है, तो ये दोनों जब प्राइवेट कर देते हो आप, ठीक है, आई एन जी आपने प्राइवेट किया है, तो ये प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो बी क्लास में इनहेरिट नहीं हो सकते, ठीक है। इस मिस्टेक को भी ठीक कर लेते हैं। तो वी हैव प्रूव्ड आवर फर्स्ट पॉइंट। Okay, now the second point says, however, the superclass constructor is still available to be called from subclass। इस चीज को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर प्रूव करते हैं। हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर इनहेरिट तो नहीं करते, उनको एक्सेस तो नहीं कर पाते अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, लेकिन हम उनको कॉल करा सकते हैं। किस तरीके से वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते भी हैं, ठीक है। उसके अलावा एंड द प्राइवेट फील्ड्स ऑफ सुपर क्लास आर इम्प्लीमेंटेड एज फील्ड्स ऑफ सब क्लास। ओके, प्राइवेट फील्ड्स को आप सब क्लास से एक्सेस तो नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट फील्ड्स सब क्लास का हिस्सा होती हैं, ठीक है। ये बात समझनी आपके लिए स्टेज पे मुश्किल होगी कि क्या बात हो रही है, लेकिन जब मेमोरी में सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तो सब क्लास है या चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास सुपर क्लास की सारी फील्ड की कॉपीज बनती हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो। हाँ, सब क्लास के अंदर, सब क्लास के कोड के अंदर हम इन प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके पास इन प्राइवेट फील्ड्स की कॉपीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इन प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करवाने के लिए, ठीक है, अगर आप इन प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस करना चाहते हो जो कि सुपर क्लास में मौजूद है, आपको सुपर क्लास के मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप डेटा को प्राइवेट करते हो, ठीक है, तो आपको ऐसे मेथड्स देने पड़ते हैं जो मेथड उस डेटा को मैनिपुलेट कर सके, उस डेटा को चेंज कर सके। जो सुपर क्लास की जो प्राइवेट फील्ड हैं, ठीक है, वो एक्सेस तो नहीं हो सकती सब क्लास के अंदर, ठीक है, आप उनको एक्सेस नहीं करते, लेकिन वो सब क्लास का पार्ट होती हैं, ठीक है, वो सब क्लास के ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो वो प्राइवेट फील्ड भी क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपको इन प्राइवेट फील्ड्स को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, तो आपको सुपर क्लास के मेथड चूज करने पड़ते हैं जिनसे आप इन प्राइवेट फील्ड्स को चेंज कर सको। और ये मेथड सुपर क्लास के अंदर ऑलरेडी दिए हुए होने चाहिए, ठीक है, और ऑब्वियसली दिए हुए होंगे क्योंकि जब भी प्राइवेट डेटा होता है, प्राइवेट डेटा के साथ हमेशा ऐसे मेथड्स क्रिएट किए जाते हैं जो उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, उस डेटा को चेंज कर सकें। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। जब हम थोड़ी मोर कोड वाले एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ओके, नाउ टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, ठीक है, इसको हमने अभी डिस्कस किया पहले पिछली स्लाइड में कि हम कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं करते लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करवा सकते हैं। तो उनको कॉल करवाने के लिए हम ये सिंटैक्स यूज करते हैं सुपर का,
ठीक है, सुपर कीवर्ड है। सुपर कीवर्ड को हम बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं। जिस तरह दिस कीवर्ड था, जिसके पास रेफरेंस होता था अपने ही ऑब्जेक्ट का। सुपर कीवर्ड जो है उसके पास रेफरेंस होता है उसकी सुपर क्लास का। ठीक है, यानी जो चाइल्ड क्लास है, उस चाइल्ड क्लास के अंदर आप ये सुपर अगर कीवर्ड यूज करते हो तो इट्स अ रेफरेंस ऑफ इट्स पेरेंट क्लास या इट्स सुपर क्लास। अच्छा, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम खाली सुपर लिख सकते हैं, हमें क्लास का नाम नहीं लिखना पड़ता। हम खाली सुपर लिखेंगे। सुपर का मतलब ये है कि जो भी मेरी सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, और अगर उसके पास आर्गुमेंट्स हैं तो बीच में आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो दे सकते हैं। इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अच्छा, इफ यूज दिस स्टेटमेंट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन सब क्लास कंस्ट्रक्टर। ये बस पॉइंट आपने याद रखना है कि सबका यूजुअली सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही कॉल करते हैं। ठीक है, और ये जो है हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। किसकी फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टर के कोड की। यानी जब आप सब क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, उसका जो कोड लिखो, उसकी पहली स्टेटमेंट जो है उसमें आप ये इस तरीके से सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल ऑन सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लास है ए, क्लास के अंदर एक वेरिएबल है इंटीजर आई। देन यू हैव अनदर क्लास, क्लास बी, जो कि एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, और उस क्लास बी के पास भी एक वेरिएबल है आई। बी के कंस्ट्रक्टर में इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, हमने दो वेरिएबल लिए हैं, और हम चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है वो सुपर क्लास के आई के पास चली जाए और बी की वैल्यू जो है वो सब क्लास के आई के पास चली जाए। तो इसके लिए हम सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जिस तरह हमने दिस यूज किया था उसी सेम तरीके से आप सुपर यूज कर सकते हैं। सुपर डॉट आई का मतलब ये है कि ये सुपर क्लास का जो आई है उसमें वैल्यू चले जाए, और आई इज इक्वल टू बी का मतलब ये है कि इस क्लास के आई के अंदर वैल्यू चली जाए। यहाँ इसको आप दिस से भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप दिस लिख दोगे, ठीक है, देन कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिस लिखो या ना लिखो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहो कि कौन सा है किसका है, तो सुपर आई मीन सुपर क्लास का है, और दिस आई मीन के सब क्लास का आई। और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हुए भी सुपर डॉट आई लिख सकते हैं। तो ये सुपर क्लास के आई को प्रिंट करेगा, और खाली आई लिखेंगे तो सब क्लास के आई को प्रिंट करेगा। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमने सुपर क्लास का सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उस सब क्लास के ऑब्जेक्ट के शो फंक्शन को कॉल किया। तो इसे प्ले करेंगे तो आई इन सुपर क्लास जो है वो 100 है, और आई इन सब क्लास जो है वो 200 है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में 100 एंड 200 पास करवाया। तो 100 ए के पास आया होगा, तो आई इज इक्वल टू 100 हो गया, जो कि सुपर क्लास का है, और जो सेकंड आई है दिस यानी इस सब क्लास का, वो 200 हो गया, और ये वैल्यू से हमें प्रिंट करके दिखा दी। Okay, now let's discuss the second use of super. For example, again we have a class A, और उसमें प्राइवेट इंटीजर i जो है वो एक नंबर है। i का जो कंस्ट्रक्टर है वो एक आर्गुमेंट लेता है a, और a जो है वो i में कॉपी कर सकता है। और i के पास एक मेथड है शो a, जो कि i की वैल्यू i सुपर क्लास में प्रिंट करवाए, i की वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवाए। नाउ b क्लास एक्सटेंड है, b क्लास सब क्लास है, और उसके पास भी एक i है। ठीक है, और बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो दो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, एक ए और एक बी। मीन्स सुपर क्लास के वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकता है, और चाइल्ड क्लास के या सब क्लास के वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकता है। तो सुपर क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम ये कमांड लिख सकते हैं। तो बेसिकली वी आर कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो यहाँ पे कॉल हो रहा है। और सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को हम क्या पास कर रहे हैं? ए। तो यहाँ पे जब हम इस क्लास का यानी बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको जो भी वैल्यू देंगे, तो जो भी ए की वैल्यू आएगी वो ए की वैल्यू इस सुपर कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगी, और इस स्टेप पे क्या करेगा? अपने पेरेंट क्लास के पास जाएगा, उस पेरेंट क्लास का ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा, उस ए की वैल्यू जो है वो इस ए को देगा, और उस ए की वैल्यू जो है वो आई तक पहुंच जाएगी।
लेकिन घूमते फिरते आई को वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो सेकंड आई को जो कि इस क्लास का आई है उसको हम डायरेक्ट आई लिख सकते हैं और आई इक्वल टू बी हमने कर दिया, यानी सेकंड वैल्यू आई तो हमारे इस आई को जो है वो मिल जाए। फिर शो बी का मेथड जो है वो इस आई को प्रिंट करवा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको आई ही रखो, बिकॉज हम राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग वेरिएबल नेम सेम हो, वेरिएबल नेम डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आई के बजाय जे हो जाए और हम जे इन सब क्लास प्रिंट करवाएं। तो इसके जे होने पे हमारा ये कोड चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि स्टिल जो ए क्लास का मेंबर है वो प्राइवेट है, ठीक है, ये डेटा मेंबर आई प्राइवेट है। इस प्राइवेट को हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते आई इज इक्वल टू ए, तो करके देखेंगे इस मिस्टेक को ना, हम यहाँ पे सुपर डॉट आई ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो क्योंकि प्राइवेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पब्लिक होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेस है इसके पास। तो डिफॉल्ट एक्सेस की वजह से वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा और हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा सकेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ कॉल करवाया है और इस प्राइवेट आई को जो है वो यहाँ से वैल्यू भिजवा दी है। देन टेस्ट में हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाया है, उसको 100 और 200 वैल्यूज दी है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो ए और शो बी दोनों कॉल कर रहे हैं, सुपर क्लास का मेथड भी और सब क्लास का मेथड भी। तो रन करो, तो आई इन सुपर क्लास 100 है एंड जे इन सब क्लास जो है वो 200 है। अच्छा, तो क्या चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे, नंबर वन कि यहाँ अगर हम आई को एक्सेस करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट लिखोगे आई इज इक्वल टू ए तब भी आपको एरर मिलेगा, ठीक है, या अगर आप इवन सुपर डॉट आई भी लिखोगे, ठीक है, तब भी आपको जो है वो एरर ही जनरेट करके देगा। वो ये कहेगा कि आई इज नॉट विजिबल, ठीक है, तो आई इज नॉट विजिबल जो है वो बार बार यही देगा और ये भी साथ साथ कह रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो सही डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूनियन मेथड यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, सुपर और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, क्योंकि यहाँ डिफरेंट है, अब ये सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ठीक है, ये सुपर ए का मतलब है कि ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, ठीक है, यानी अपनी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, वो कंस्ट्रक्टर जो एक आर्गुमेंट देता है। Okay, one more thing to discuss here is that a superclass variable can reference a subclass object. का मतलब ये है कि अगर आप एक सुपर क्लास का वेरिएबल क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल क्लास ए का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम सब क्लास जो है वो असाइन कर सकते हैं। जैसे सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सुपर एसयूपी कर दिया हमने उसको, उसके अंदर हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के तौर पर सेव कर सकते हैं। इसको नीचे सब क्लास ऑब्जेक्ट के बजाय सुपर क्लास ऑब्जेक्ट के दोनों चीजें प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है ना। एरर जनरेट हुआ, एरर में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको जो मेथड तो क्लास ए में मौजूद है वो एक्सेस करना तो अलाउ होंगे, ठीक है, लेकिन आपको वो मेथड एक्सेस करना अलाउ नहीं होंगे जो क्लास बी में हो, यानी चाइल्ड क्लास में हो। यानी आप ये वाली स्टेटमेंट तो चला सकते हो, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपको अलाउ नहीं है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट हटा दो, ठीक है, तो बाकी कोड सही तरीके से काम करेगा। सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट में आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो सेव कर सकते हो, उसको रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन उस रेफरेंस के साथ, ठीक है, जब उसको रेफरेंस मिलता है वो सिर्फ सुपर क्लास के मेथड ही यूज कर सकता है, सब क्लास के मेथड यूज नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी चीज, ठीक है, कि इस काम को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी आप ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, और उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करो बी क्लास का, ठीक है, वो यही सेम बात होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके पास रेफरेंस जो जाएगा, मेमोरी एड्रेस जो जाएगा वो सब क्लास का जाएगा। तो इट्स सेम, ठीक है, इसमें भी अगर आप दोबारा इन दोनों को कॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर आ जाएगा।
एरर किसके लिए आएगा? सिर्फ और सिर्फ बी के लिए। तो अगर हम बी वाली लाइन को कमेंट कर दें, ठीक है, तो ए वाली लाइन जो है वो चलेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप पहली बात तो सुपर क्लास के वेरिएबल के अंदर सब क्लास का रेफरेंस सेव कर सकते हो या सब क्लास का मेमोरी एड्रेस सेव कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह हमने पिछली इस एग्जांपल में किया। ठीक है कि बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, हमने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव कर दिया, यानी मेमोरी एड्रेस सेव कर दिया। तो इट इज अलाउड, लेकिन इस अलाउ इस सूरत में है कि हम सिर्फ ए क्लास की चीजें यूज करें, सिर्फ ए क्लास के मेथड यूज करें, बी क्लास के मेथड हम यूज नहीं कर सकते। इसी काम को करने का दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, जैसे सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को आप रेफरेंस देने के लिए कंस्ट्रक्टर किसका कॉल करो? बी क्लास का। तो इट्स द सेम थिंग बट सिंटैक्स डिफरेंट है। ये क्या करेगा कि ये भी सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन इसको रेफरेंस कौन सा देगा? सब क्लास का। ठीक है, यहाँ मेमोरी एड्रेस किसका सेव होगा? सब क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो इसमें फिर होगा यही, ठीक है, कि इस तरह के सेंटेक्स में अगर आप इस तरीके से बनाते हो, यानी आप क्लास सुपर वाली यूज कर रहे हो लेकिन कंस्ट्रक्टर चाइल्ड वाला यूज कर रहे हो, तो आप अगेन सिर्फ वो मेथड कॉल कर सकते हो जो सुपर क्लास के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा उल्टा नहीं हो सकता, यानी आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करो और ए के नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, ये अलाउ नहीं है, ठीक है, एरर आ जाएगा। अच्छा, इवन अगर आप कहो कि चलो इस ए में तो दो वेरिएबल नहीं थे, ए में सिर्फ एक वेरिएबल था, ठीक है, अगर हम एक वाला भी कॉल करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है, तब भी अलाउ नहीं है, ठीक है, ये अलाउ ही नहीं है। तो वाइस वर्सा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, लेकिन हाँ, सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ वन मोर पॉइंट, अगर आप डेटा मेंबर्स जो है वो प्रोटेक्टेड डिफाइन करते हो किसी क्लास के अंदर, ठीक है, यानी किसी पेरेंट क्लास के अंदर अगर डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड है तो सब क्लास के अंदर एक्टिव हो सकते हैं। तो यानी डिफॉल्ट मेंबर्स और प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स तीनों जो है सब क्लास के अंदर हो सकते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्टिव स्पेसिफायर्स में। और इसके अलावा ये कि हमें मेथड को यूज नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इनको एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्ट इनको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर मेंबर्स जो है वो प्रोटेक्टेड हो तो, या मेंबर्स जो है वो डिफॉल्ट एक्सेस वाले हो तो, या मेंबर्स जो है वो पब्लिक हो तो। ओके, नाउ देयर इज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपकी सब क्लास जो है उसकी एक सुपर क्लास होती है, ठीक है, लेकिन वो जो सब क्लास होती है वो किसी और की सुपर क्लास भी हो सकती है, यानी उस सब क्लास की भी एक और सब क्लास हो सकती है। इसको पिक्टोरिकली देखते हैं, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर वन, सिंगल इनहेरिटेंस, जो उसकी हम एग्जांपल करके भी देख चुके हैं कि एक क्लास सुपर क्लास है और एक क्लास जो है वो सब क्लास है। पब्लिक क्लास भी एक पेरेंट ए लेकर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। नंबर टू, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि क्लास ए की सब क्लास है क्लास बी, और क्लास बी जो है वो सब क्लास है क्लास बी की। तो इसको कैसे अचीव करते हो? बेसिकली यू हैव अ क्लास ए, then you create class B by extending class A, and then you create class C by extending class B. इसे क्या, ये कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको इसका एक प्रोग्राम अभी जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हम सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स देख चुके हैं दो, तो कीवर्ड को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम मल्टी लेवल की भी एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं। देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस समटाइम्स रेफर किया जाता है कि जब एक क्लास की आप दो सब क्लास बनाते हो, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। लाइक देयर इज क्लास ए, ठीक है, ऑन क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए एंड आल्सो क्लास सी बी एक्सटेंड्स क्लास ए, यानी क्लास ए के दो चाइल्ड हैं। Okay, now last, multiple inheritance, it exists in other languages like C++, but it does not exist in Java. Java multiple inheritance allow नहीं करती। Multiple inheritance का मतलब ये होता है कि एक क्लास के दो पेरेंट्स होना, ठीक है, but Java does not allow it.
तो जावा में मल्टीपल एनहांसर सपोर्टेड ही नहीं है, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस। बट रीजन ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एम्बिग्यूटीज क्रिएट होती थी और कोड में एरर आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते थे। इसीलिए ये जावा ने इसको हटा दिया है। बट इसकी जगह वी विल डिस्कस इन फ्यूचर इंटरफेसेस। जावा इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल फीचर्स अपने पास इंक्लूड करती है बजाय मल्टीपल इनहेरिटेंस के, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। बट फिलहाल हमने सिंगल इनहेरिटेंस देख ली, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल देखते हैं। Okay, now let's discuss an example of multi-level inheritance. We have same class box, ठीक है, जिसमें width, height, depth है। box का कंस्ट्रक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट लेता है। box का कंस्ट्रक्टर जो कि 3 वेरिएबल्स लेता है। box का कंस्ट्रक्टर जो -1 से इनिशियलाइज करता है। box का कंस्ट्रक्टर जो कि क्यूब क्रिएट कर सकता है, और box का वॉल्यूम वाला मेथड। Then we have created a box weight class again, but with a different pattern. जो चीजें हमने सीख ली उन चीजों को यूज करते हुए। नाउ बॉक्स वेट के अंदर एक वेरिएबल का इजाफा है वेट। तो हमने बॉक्स वेट का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो कि ऑब्जेक्ट का इनपुट ले सकता है, ठीक है। लेकिन इस दफा वो क्या करेगा कि सुपर क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो कि ऑब्जेक्ट वाला इनपुट लेता है बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स। जब हम यहाँ पे ओबी पास करवाएंगे, ठीक है, तो इसको पता होगा कि मुझे कंस्ट्रक्टर्स में ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे कॉल करना है। तो मेरे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुई हुई है, लेकिन वो सुपर के बाद जो पैरामीटर्स दिए हैं उन पैरामीटर से पहचान जाएगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना है। और वो जो कंस्ट्रक्टर आप कॉल करोगे सुपर का, तो वो विड्थ, हाइट और डेप्थ को तो सेट कर देगा। जो ऑब्जेक्ट आप भिजवाओगे उसकी विड्थ, हाइट और डेप्थ उससे सेट हो जाएगी। लेकिन वेट को सेट करने के लिए उसकी कमांड हमें इसी वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी वेट की वैल्यू हम इस स्टेप पे जो है वो कॉपी करवा रहे हैं और सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कह रहे हैं कि बाकी काम तुम खुद करो। इन द सेम वे यहाँ पे 4 हमने पैरामीटर्स दिए हैं, डब्ल्यू एच टी एन एम, और सुपर क्लास को हमने डब्ल्यू एच टी जो है वो पास करवा दिया। अब यहाँ पे भी अगेन सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। कंस्ट्रक्टर कौन सा चलेगा? ये वाला, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि जो 3 पैरामीटर्स ले रहा है, ये पैरामीटर से पहचान जाएगा कि मुझे किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ठीक है। तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डब्ल्यू, एच और डी की वैल्यू विड्थ, हाइट और डेप्थ में चली जाएंगी और फिर यहाँ विड्थ, हाइट, डेप्थ में कॉपी हो जाएंगी। जबकि वेट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम खुद से अलग से सेट करेंगे। तो मतलब आधा काम जो है वो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर करेगा, बाकी काम जो है वो यहाँ पे हम खुद करेंगे। अच्छा, इन द सेम वे बॉक्स वेट, ठीक है, इसमें हमने खाली सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? विड्थ, हाइट और डेप्थ को -1 दे देगा और वेट को -1 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। मीन्स वही आधा काम वो करे, आधा काम यहाँ हो। देन थर्ड कंस्ट्रक्टर डबल लेंथ वाला, ठीक है। इसमें डबल लेंथ ले रहे हैं और हम वेट ले रहे हैं। लेंथ के लिए हम सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और वेट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वेट, हाइट, डेप्थ को लेंथ की वैल्यू जो है वो दे देगा और वेट की वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। तो बस हमने वेट वाले में यही किया है कि हमने वेट एक वेरिएबल बढ़ाया है और कंस्ट्रक्टर्स इसके बना दिए हैं ताकि वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर करके अकॉर्डिंगली काम कर सके। देन वी हैव क्रिएटेड अनदर क्लास शिपमेंट जो किसको एक्सटेंड कर रही है? बॉक्स वेट को। यानी इसकी सुपर क्लास कौन है? ये बॉक्स वेट। और सब क्लास क्या है बॉक्स वेट की? शिपमेंट। तो यहाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई। बॉक्स वेट बॉक्स की सब क्लास है और शिपमेंट जो है वो बॉक्स वेट की सब क्लास है। इसमें हमने क्या किया कि डबल कॉस्ट का एक वेरिएबल जो है वो बढ़ा दिया। अगेन सेम प्रोसीजर यूज किया है। शिपमेंट
उसके लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो शिपमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो सुपर क्लास को हम यहाँ पे भिजवा रहे हैं। ठीक है, अब सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? ये वाला। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ये अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, और फिर वेट की वैल्यू यहाँ पे सेट होगी, फिर ये वापस इधर आएगा और यहाँ पे आकर कॉस्ट की वैल्यू को सेट करेगा। तो ये हायरार्की जो है वो इसी तरीके से है। अब यहाँ हमने 5 वैल्यूज ली हैं, 4 वैल्यूज के लिए हम सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो उसकी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा ये वाला। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर जब खत्म करेगा अपना काम, तो यहाँ वेट की वैल्यू सेट हो जाएगी। फिर यहाँ वेट की वैल्यू सेट हो जाएगी और इस कंस्ट्रक्टर का काम खत्म होगा, तो इस कंस्ट्रक्टर पे अगला काम होगा, यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू सेव होगी। इसी तरीके से बाकी कंस्ट्रक्टर्स भी इसी तरीके से किए हैं। यहाँ पे अगेन सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, यहाँ पे भी अगेन सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया। तो यहाँ हमने इसको क्या दिया? लेंथ एंड वेट। तो ये अपने जो है वो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा सुपर लेंथ वाले कंस्ट्रक्टर को। तो लेंथ की वैल्यू तो यहाँ पे विड्थ हाइट डेप्थ की वैल्यू लेंथ के बराबर हो जाएगी। देन वेट की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो एम की वैल्यू डब्ल्यू में चली जाएगी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया, वापस आएगा, कॉस्ट की वैल्यू जो है वो सी। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में जो बैक से स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, वो समझना जरूरी होते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि कोड का फ्लो जो है वो किस तरीके से चलेगा। देन अब कोड की आसानी ये देखो कि जब आप ये एक लाइन लिखोगे, ठीक है, शिपमेंट वन ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, नो शिपमेंट, और कंस्ट्रक्टर को कितनी वैल्यूज दी है? 10, 20, 15, 10 एंड 3.4, 5 वैल्यूज आपने असाइन की है, जिसमें से पहली 3 वैल्यू विड्थ हाइट और डेप्थ की है, उसके बाद इसका वेट है, और फिर इसकी कॉस्ट है। यहाँ पे भी विड्थ, हाइट, डेप्थ, वेट एंड कॉस्ट। तो 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, वॉल्यूम क्रिएट किया है, शिपमेंट डॉट वॉल्यूम कॉल करोगे तो ये क्या करेगा? क्योंकि शिपमेंट क्लास बॉक्स वेट की चाइल्ड क्लास है और बॉक्स वेट क्लास बॉक्स की चाइल्ड क्लास है, इसलिए बॉक्स क्लास के मेथड जो है वो सारे के सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो शिपमेंट के थ्रू आप किसका मेथड कॉल कर रहे हो? बॉक्स क्लास का। ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा, वॉल्यूम प्रिंट करेंगे, शिपमेंट डॉट वेट से वेट प्रिंट करवाएंगे, शिपमेंट डॉट कॉस्ट से कॉस्ट प्रिंट करवाएंगे। तो वेट जो कि बॉक्स वेट क्लास का वेरिएबल है, एक्सेस हो सकता है। कॉस्ट जो कि शिपमेंट क्लास का वेरिएबल है, एक्सेस हो सकता है, क्योंकि हमने इनको भी प्राइवेट नहीं रखा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल प्राइवेट नहीं है, सबके पास डिफॉल्ट एक्सेस है, इसलिए ये एक दूसरे की क्लास के अंदर एक्सेस इजीली होते जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। आउटपुट देखो। ठीक है, तो बेसिकली ये बताएगा शिपमेंट वन का वॉल्यूम 3000 है, उसकी वेट जो 10 है, उसकी कॉस्ट जो है वो 3.45 है, और शिपमेंट टू का वॉल्यूम, वेट और कॉस्ट भी उसने प्रिंट कर दी। Okay, now let's discuss the order of constructor call through this small program. जैसे क्लास ए है, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा इनसाइड ए कंस्ट्रक्टर। क्लास बी है, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा इनसाइड बी कंस्ट्रक्टर। क्लास सी है जिसका कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा इनसाइड सी कंस्ट्रक्टर। नाउ जावा में होता क्या है कि जब आप कोई चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो या सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है वो अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर आपने मैनुअली कंस्ट्रक्टर ना कॉल किया हो, ठीक है, तो अपने पेरेंट क्लास का नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो लाजमी कॉल करता है। इसी वजह से जो हमने अपनी सबसे पहले एग्जांपल की थी, हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, लेकिन क्लास ए में और क्लास बी में दोनों में हमने कंस्ट्रक्टर्स नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी क्लास ए के वेरिएबल और क्लास बी के वेरिएबल दोनों के वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए थे। तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, और इसको रन करोगे,
ठीक है, रन करते ही ये सबसे पहले कहेगा इनसाइड एज कंस्ट्रक्टर, यानी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होगा ग्रैंड पेरेंट का कॉल। उसके बाद इनसाइड बी कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। उसके बाद इनसाइड सी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सबसे आखिर में अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो हायरार्की में ये बस याद रखना कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो पेरेंट क्लास का नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने उसके अंदर स्टेटमेंट डाल दी, तो वो प्रूफ हो गया। अगर ये स्टेटमेंट हटा दोगे और प्ले करोगे तो आपको सिर्फ बी और सी कंस्ट्रक्टर का आउटपुट दे रहा है। बी में से भी अगर आप स्टेटमेंट हटा दो और सी में से भी अगर आप स्टेटमेंट हटा दो तो शायद आपको पता ही ना लगे कि क्या हुआ। ठीक है, यूजली कंस्ट्रक्टर में स्टेटमेंट होती ही नहीं है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट इनमें रखते हैं, ठीक है, तो हमें ये चीज पता लग जाती है कि सबसे पहले नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास ए का कॉल होगा, सबसे ग्रैंड पेरेंट का, फिर पेरेंट का, और फिर आखिर में जो है वो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो चलेगा। तो ये सीक्वेंस जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद पेरेंट, और फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास। ओके, यहाँ पे हम अपना लेक्चर आज का खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।